नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और मेरे साथ मिताली निकोर, जिनको आप काफ़ी बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आर्थिक मसलों पर खास करके इंसाइट शेयर करते हुए इकोनॉमिस्ट हैं और निकोर एसोसिएट्स की फाउंडर हैं। इकोनॉमिक सर्वे पर बजट के पहले एक्सपेक्टेशंस पर मिताली हमारे साथ जुड़ी थी। तो अब जब बजट पेश हो चुका, बजट की फाइन प्रिंट में आखिरकार क्या है आम लोगों के लिए, हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। मिताली, कल से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है कि आखिर बजट में है क्या। गुगली है, डक है, क्या है बजट में? मैं कहूँगी आम लोगों के लिए इस बजट में स्टेबिलिटी है। आप ये सोचिए कि आपके कोई ज़्यादा मेनली आम लोगों के लिए ये है, कस्टम ड्यूटीज़ काफ़ी प्रोडक्ट्स पे कम हुई, तो वो प्रोडक्ट्स जिन पे कस्टम ड्यूटीज़ कम हुई हैं उनका इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। वहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोवेव, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, तो एसेंशियली आपके माइक्रोवेव सस्ते होने वाले हैं। तो माइक्रोवेव में ज़्यादा हीटिंग करने से इतनी हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में लोग बात करते हैं, तो जो सेहत के लिए अच्छा है उसमें क्या सस्ता हुआ है? तो आई थिंक कि ज़्यादातर इस बजट में चीज़ें एकदम एक पॉइंट पर रखी गई हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करी गई और नीचे भी नहीं करी गई। हमने देखा कि टैक्सेस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस साल। इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा मेनली जीएसटी काउंसिल ही चेंज करता है, तो वो बजट के टाइम पर नहीं हो सकता है, और जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें इस बार कोई चेंजेस नहीं है। आपसे जब मैं शनिवार को बात कर रही थी, आप कह रही थी कि हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट टैक्स ब्रेक्स देने की बात की जाए। एक हमने देखा पुश दिया गया कि इंडिया में हम ग्लोबल अगर डेटा सेंटर्स आप आकर यहाँ से ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो एक टैक्स ब्रेक देंगे 2047 तक। बिल्कुल। इससे किस सेक्टर को फ़ायदा होगा, कौन से प्रोफेशनल्स को इसका लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो इसका लाभ ये है कि हम अपना जो डेटा है, भारत का डेटा भारत में रखना चाहते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये है, क्योंकि आज अगर आप देखिए तो बहुत सारे फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो यहाँ काम करते हैं वो हमारा डेटा कलेक्ट करके फिर इसको बाहर भेजते हैं। तो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि जो हमारा डेटा बाहर जा रहा है उसे हम भारत में रखें, और बहुत सारी इंडियन टेक कंपनीज को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। वो इन फॉरेन कंपनीज के टेक प्रोवाइडर्स बन सकते हैं, डेटा मैनेजर्स बन सकते हैं। तो इस मूव से बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि हमारा डेटा भारत में ही रहे। आमतौर पर जब बजट को आम लोग देखते हैं तो कुछ की सेक्टर्स होते हैं जिस पर नज़र बनी रहती है। इनकम टैक्स में इस बार खैर कोई स्कोप था नहीं कि और कोई हमें रिबेट मिले, लेकिन जॉब्स, इंडिया की इस वक्त जॉब मार्केट की जो सिचुएशन है उसको लेकर चिंताएं लगातार जाहिर की जा रही हैं। उसको क्या पुश मिला? क्योंकि हम विपक्ष के जो भी रिएक्शंस देख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं इसमें ना किसानों के लिए कुछ है, ना गरीबों के लिए कुछ है, ना आम लोगों के लिए कुछ है। तो जॉब्स में किस सेक्टर्स को मदद दी है या नहीं दी है? तो इस बार अगर आप देखें तो पूरा फोकस एक तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर आर सम सेक्टर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं ग्लोबली, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रेयर अर्थ्स पे हम ये वर्ड आई थिंक एक दिन भी नहीं जाता है और हम ये वर्ड हमेशा सुनते रहते हैं कि चाइना रेयर अर्थ पे बहुत आगे बढ़ चुका है एक्सेट्रा। तो रेयर अर्थ का एक नया कॉरिडोर अनाउंस किया गया है कि रेयर अर्थ की माइनिंग होगी, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग होगी। डू वी रियली हैव दैट रेयर अर्थ टू माइन? वी डू, द डिपॉजिट्स आर देयर इन दोज 4 स्टेट्स, लेकिन उसको एक्चुअली डेवलप करने के लिए, माइन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के अलावा वो इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं कर सकता। तो अब इस नए मिशन के साथ, रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ, इसमें स्किलिंग भी जोड़ी गई। मतलब मैं क्यों मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, वो इसलिए है कि जब आप सेमीकंडक्टर का मिशन स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हवा में हो जाएगी। उसके लिए आपको इंसान चाहिए, इसके लिए आपको लेबर चाहिए, और उसके लिए आपको उसकी स्किलिंग भी करनी है, जो कि बजट में रिकग्नाइज करा गया कि हाँ इसके ऊपर हम स्किलिंग की बात करेंगे। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिंगिंग सम ऑफ दोज ग्लोबल इंडस्ट्रीज टू इंडिया, इसके थ्रू जॉब क्रिएशन करना is the aim of this budget, I would say. लेकिन कल मैंने बजट के बाद में बात की थी प्रोफेसर विश्वजीत धर से, आप उस बातचीत को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। प्रोफेसर विश्वजीत धर was very skeptical of the budget, he gave it a thumbs down,
और उन्होंने ये भी बात कही, जो आप स्किलिंग की बात कर रही हैं, कि हाल के दिनों में CAG की एक रिपोर्ट आई थी विच रियली सॉर्ट ऑफ थ्रैशेस दिस गवर्नमेंट, कि आप स्किलिंग का सो कॉल्ड जो पेपर में दिख रहा है वो हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बिल्कुल। तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करें इस स्किलिंग योजना को? नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट ये बात इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है। तो मैं एक्चुअली एक तो ये बात समझने वाली है कि ये अच्छा है कि CAG और इकोनॉमिक सर्वे दोनों आके गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख रही हैं। तो हम भी फिर उसको देख के हमें लगता है कि हाँ, ये क्रेडिबल रिपोर्ट है, और उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि अब स्किलिंग को हमें स्किलिंग वाउचर्स की तरफ लेकर जाना है, हमें स्किलिंग को इंडस्ट्री लेड बनाना है, और इन मिशंस के थ्रू डेफिनेटली फोकस यही है कि जब आप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करेंगे, सेमीकंडक्टर मिशन होगा, तो वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एक क्वालिफिकेशन पैक बनाइए या फिर आप स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करिए। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में ही आप स्किलिंग करिए, आप जॉब क्रिएट करिए, और उसके लिए आप फिर अपस्किलिंग भी करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही कहा गया है, और इनफैक्ट मैं कहूँगी टेक्सटाइल्स का भी इस बार बहुत बड़ा एक पैकेज निकल कर आया है। 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की अनाउंसमेंट हुई है। एक्चुअली मैं भी इन्वॉल्व हूँ, थोड़ा सा मैंने डिस्कशंस उसके करे हैं। काफ़ी जो हमारी महिलाएं जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी लुक फॉरवर्ड कर रही हैं कि टेक्सटाइल पार्क्स उनके एक्चुअली रीजन्स में आएंगे, उसकी वजह से उनकी मार्केट लिंकेज इम्प्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली फुल्ली उस स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होंगी जिसमें वो कॉन्सेप्ट किया गया है। मैं इस वक्त एक सेंट्रल स्पॉट में हूँ दिल्ली में। आपको बहुत हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, दिन भर VIP मूवमेंट, साइरेंस। इस बजट से जो हम शहरी लोग हैं भाई, हमारी जो पीने की पानी की दिक्कत है, साफ़ हवा नहीं मिलता उसकी दिक्कत है, या रोड्स हर जगह वो कोलैप्स हो रहे हैं, टूट रहे हैं, दुख हो रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है इस बजट में? इस बार आपने देखा होगा बजट का टोटल पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर नियरली 12 लाख करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 1 लाख करोड़ फ्रॉम लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर 11 लाख करोड़ था। और उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन जाएगा सिटी इकोनॉमिक रीजन्स में, मतलब कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे आपने कहा, अगर एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है तो आपकी सिटी अप्लाई कर सकती है उस फंड के लिए और कह सकती है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, इस बार बजट ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर भी बहुत फोकस करा है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अगेन आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है समझना, शायद एज ए इकोनॉमिस्ट मैं उसको समझा सकती हूँ कि अगर आपको जैसे कहीं पर भी पैसा रेज करना है, आप दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहे गन्स ही खरीदना चाहते हैं ताकि आप एयर पोल्यूशन पे पानी स्प्रे कर सकें, उसके लिए भी अगर आपको पैसा रेज करना है तो आप एक बॉन्ड इशू कर सकते हैं ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें और आप फिर प्रोक्योरमेंट कर सकें। मिताली, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत बात हाईलाइट की जा रही है, विपक्ष ने भी कहा कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जो आपकी एलोकेशंस बजट में तो आप बता देते इतना 1000 करोड़ कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वो अनयूटिलाइज जा रही है तमाम सेक्टर्स में, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो क्यों हो रहा है? उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? सो एक्चुअली मैंने ये बजट एनालाइज करा और मैंने बजट एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो 2 नंबर होते हैं उससे पता चलता है कि यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। तो एक्चुअली यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन उतना नहीं है जितना बोला जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं हूँ, ये एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। जब हम नंबर्स देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाय एंड लार्ज। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है। वहाँ मुझे लगता है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल सेक्टर्स में जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होता है बजट डिस्ट्रीब्यूट करना। कैश ट्रांसफ़र तो इजी है, लेकिन जब आप कोई सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग भी उसको थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। तो उन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लोअर है, लेकिन इंफ्रा में तो हमने फुल एक्सपेंडिचर देखा है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप निराश हुई हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि ये बड़ा लूप होल है ये बजट में? मैं एक्चुअली चाहती थी यही इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, क्योंकि बात है हम जियोपॉलिटिकल के एक टर्मोइल में हैं। मैं चाहती थी कि इस बार एनर्जी इंडिपेंडेंस पर ज़्यादा बात हो, मतलब कि आज हमारा देश सारे इन डिफरेंट देशों पर डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के लिए।
तो अगर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती, सोलर में, विंड में, तो हम अपना एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी की आत्मनिर्भरता की तरफ जा सकते थे। उस पर मैं चाहती थी कि और डिस्कशन हो। MSME सेक्टर के लिए एक ही अनाउंसमेंट हुई मेनली कि चैम्पियन MSMEs बनाने हैं। 10,000 रुपीज़ का एक SME ग्रोथ फंड लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी भी मुझे उतना क्लियर नहीं है कि इस ग्रोथ फंड में एक्चुअली क्या होगा। 10,000 crore rupees। 10,000 crore rupees, okay, हाँ। तो लेकिन मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि ये चैम्पियन MSMEs कैसे बनेंगे, ये कौन होंगे, कौन से सेक्टर्स में होंगे, कहाँ से होंगे, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें MSME में ट्रेड फाइनेंस का भी उनको सपोर्ट मिले। अब हम देख रहे हैं 50% टैरिफ लगा हुआ है। MSMEs को सपोर्ट चाहिए ताकि वो नई मार्केट्स ढूंढ सकें, ताकि वो नए लोग ढूंढ सकें, मतलब टू सेल देयर गुड्स। लेकिन इस बार उस पर भी बजट थोड़ा साइलेंट था, तो मैं चाहती थी उसमें और हो। और महिलाओं के लिए फाइनली मैं कहूँगी कि जेंडर बजट हमारा थोड़ा सा ही बड़ा है, अराउंड 10% बड़ा है, लेकिन अगर महिलाओं के लिए और स्कीम्स लॉन्च हो सकती, स्पेशली विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, तो ये मैं चाहती थी कि इस पर भी और फोकस रहे। जिस लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर रटिन रॉय, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इट्स ए श्रिंकिंग बजट, भारत की बजट बहुत कंस्ट्रेंड होती जा रही हैं। प्रोफेसर विश्वजीत धर ने बात कही कि प्राइवेट FDIs नहीं आ रही हैं, वो या तो स्टैग्नेट हो गई हैं या कम हो रही हैं। क्या हमारा जो सरकारी मशीनरी है उसके पास अब एक्चुअली में फंड्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम सोशल स्पेंडिंग कम कर रहे हैं? इस बजट में तो कृषि का जिक्र तक नहीं है। एक्चुअली आई एग्री विद बोथ द एनालिसिस, क्योंकि मतलब जब हम कहते हैं श्रिंकिंग बजट, तो एज ए इकोनॉमिस्ट उसका मतलब ये है कि हर साल आपका कुछ एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी कमिटेड एक्सपेंडिचर है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल चला रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर एम्प्लॉयड है, उसकी सैलरी तो आपको हर साल देनी है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, और वो ऑलरेडी मतलब मैं कहूँगी अराउंड 70-80% हमारा बजट तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है। तो अब उसके ऊपर जब हमें बढ़ाना होता है, तो हर साल हमारा जो फिस्कल स्पेस है उसे बढ़ाने के लिए, स्पेशली इस सिचुएशन में जब हम फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम कंस्ट्रेन हो जाते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक श्रिंकिंग बजट है। तो इस सिचुएशन से हम कैसे निकलें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एनालाइज करें कि हमारी कौन सी स्कीम अच्छी चल रही है और कौन सी स्कीम अच्छी नहीं चल रही है। मैं आपको गिना सकती हूँ पिछले साल में जितनी स्कीमें लॉन्च हुई, उसमें से कहाँ हमारे पास डेटा आया है कि इम्पैक्ट किस स्कीम का सबसे ज़्यादा हुआ। नीति आयोग के साथ हम भी काम करते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा डिवीज़न है इवैल्यूएशन डिवीज़न, जो कि यही काम करता है, यही देखता है कि कौन सी स्कीम अच्छी चल रही है और कौन सी नहीं। तो फिर हमें ये भी ज़रूरी है कि जो स्कीम अच्छी नहीं चल रही है उसे बंद करें। वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो बेटर करना होगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन मिताली, क्योंकि उस दिन आप कह रही थी कि वेस्ट बंगाल इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड स्टेट इन अ वे, और ममता बनर्जी ने आकर कहा, वो आज धुआं चौकड़ी मचा रही हैं दिल्ली में, चुनाव आयोग से मुलाकात कर रही हैं, वो रिपोर्ट्स भी आप देखिए मेरे यूट्यूब पर। उन्होंने कहा इट इज़ अ हम्टी डम्टी बजट। एक दांकुनी के फ्रेट कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई, जिसको अभिषेक बैनर्जी ने कहा ये तो भैया आप पिछले साल भी अनाउंस कर चुके हैं, पुरानी अनाउंसमेंट है। तो एक्चुअली में क्या ये जो इलेक्शन वाले स्टेट है उनको कुछ मिला? केरला वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंगाल वाले भी कह रहे हैं हम्टी डम्टी है। इस बार मुझे लगता है कि स्टेट लेवल अनाउंसमेंट जैसे पहले की जाती थी, जो भी पोल बाउंड स्टेट्स होती थी उनको कुछ ना कुछ तो मिलता ही था। इस बार एज सच किसी भी स्टेट को कुछ नहीं मिला है। आई वुड नॉट से कि सिर्फ बंगाल को नहीं मिला है, किसी भी स्टेट को कुछ एज सच नहीं मिला है। बंगाल में 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। एक है MSME, क्योंकि इस पूरे देश में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSMEs आर इन वेस्ट बंगाल। तो MSME सेक्टर में बंगाल में बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि बंगाल में हमने देखा है इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, काफ़ी जगहों पर काफ़ी एरियाज़ में बंद हुई हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं आएगा तो फिर वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो ये हमें स्टॉप करना है। तो अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, बंगाल इतना स्ट्रॉन्ग है टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल्स के लिए इतने सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, नए पार्क्स आ रहे हैं, ग्रीन टेक्सटाइल्स की बात हो रही है। तो अगेन बंगाल को भी सेंटर के साथ काम करना पड़ेगा इन अनाउंसमेंट्स का, इन स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहाँ मीम फेस्ट भी चल रहा है कि आखिर क्या दिया, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं।
सेंसेक्स रिएक्टेड वेरी नेगेटिवली, धड़ाम हो गया था। लेकिन आई हैव टू गिव क्रेडिट कि मुझे लगता है निर्मला जी ने इक्वली सबको ऑफेंड किया है। शी इज़ नॉट पिक्ड फेवरेट्स, सारे जो चुनाव होने वाले राज्य हैं सभी को निराश किया है। बट एज द इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग देयर कि शायद एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन और स्ट्रक्चर पर काम करने की कोशिश की गई है इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म आउटकम्स। हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया मिताली आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें तमाम अलर्ट्स के लिए, और सारे रिपोर्ट्स पर अपनी फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। नमस्कार, आदाब।